देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, सोचिए, देश की नीतियां कौन बनाता है, जमीन पर योजनाएं कौन लागू करता है और कानून का इस्तेमाल किसके हाथ में होता है। ये तमाम वो सवाल है जो हर किसी के जहन में रहते हैं। जवाब है ब्यूरोक्रेसी। और अगर यही ब्यूरोक्रेसी सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से असंतुलित हो तो लोकतंत्र की बुनियाद पर क्या असर पड़ता है। यही सवाल तब और तीखा हो जाता है जब राज्यसभा में रखे गए आधिकारिक आंकड़े हमारे सामने आते हैं। अब क्या है ये आंकड़ों का राज और क्या है ऐसा कि जो चौंका देता है, बताऊंगी आपको इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उन आंकड़ों पर आते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटिस ने केंद्र सरकार से पूछा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में कितने पद खाली हैं और उनमें ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की वास्तविक संख्या क्या है। जवाब दिया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पर जवाब दिया और आंकड़े जो थे वो चौंकाने वाले। आईएएस में कुल 6,877 पद स्वीकृत हैं, लेकिन तैनात केवल 5,576। क्या ये आंकड़े चौंकाते नहीं हैं? आईपीएस की बात करते हैं, 5,099 स्वीकृत, तैनात 4,594। आईएफएस में 3,193 स्वीकृत हैं और तैनात में 2,164। यानी तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में सैकड़ों नहीं, हजारों पद खाली पड़े हैं। और ये सिर्फ प्रशासनिक कमी नहीं है, ये नीति निर्माण, कानून व्यवस्था और विदेश नीति के क्रियान्वयन में सीधा असर डालता है दोस्तों। देखिए, अब आते हैं सामाजिक प्रतिनिधित्व पर। जो तैनात आईएएस अधिकारियों की अगर हम बात करें तो उन अधिकारियों में ओबीसी केवल 245 यानी 4.3%, एससी 135 यानी 2.4%, एसटी 67 यानी 1.2%। और अगर हम बात करें आईपीएस की तो आईपीएस में ओबीसी 255 यानी 5.5% ये आंकड़ा है। और एससी की बात करें तो 141 और 3%, एसटी 71% यानी 1.4%। यानी आप देखिए ये जो पद है वो किस तरह से भरे जा रहे। तो एसटी की बात करें तो 71 यानी कि 1.4%, आईएफएस में ओबीसी 231 यानी 10.6%, एससी 95 यानी कि 4.3% और एसटी 48 यानी 2.2%। अगर इन प्रतिशतों को हम देखें और समेकित रूप से अगर हम इसे अंदाजा लगाए तो लगभग 92% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% आईएफएस अधिकारी जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब इसे देश की जनसंख्या संरचना से मिलाकर देखिए दोस्तों। कई आयोगों और सर्वेक्षणों के मुताबिक ओबीसी आबादी करीब 50 से 55% के आसपास मानी जाती है। एससी करीब 16 से 24% यानी राज्यवार अंतर के साथ में आपको बता रही हूं, और एसटी लगभग 8 से 10%। लेकिन देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवाओं में इन वर्गों की जो भागीदारी है वो कुल 10% से भी कम के स्तर पर सिमटती हुई दिखती है, खासकर आईएएस और आईपीएस में। अब देखिए, यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना जरूरी है। आरक्षण व्यवस्था मुख्यतः भर्ती स्तर पर लागू होती है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो तैनात अधिकारियों के हैं, जिनमें वरिष्ठता, प्रमोशन, कैडर प्रबंधन, पुरानी पीढ़ियों की जो संरचना है वो भी शामिल है। चूंकि लंबे समय तक ऊपरी सेवाओं में प्रतिनिधित्व सीमित रहा है, इसलिए आज भी उसका जो असर है वो कुल संख्या पर दिखता है। यानी ये केवल वर्तमान सरकार का नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही, जी हां, दशकों से चली आ रही संरचनात्मक असमानता का परिणाम है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। जब कहा जाता है कि देश के असली मालिक, जी हां, देश के असली मालिक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो इसका जो मतलब है वो ये है कि नीति निर्माण की जो निरंतरता है और क्रियान्वयन का जो नियंत्रण है वो उन्हीं के हाथों में होता है, उन्हीं के हाथों में।
मंत्री आते जाते रहते हैं, पर जो सचिवालयों की फाइलें हैं उन फाइलों पर अंतिम जो टिप्पणी है वो अक्सर एक आईएएस अधिकारी की होती है। समझ रहे हैं आप? जिलों में कानून व्यवस्था का जो चेहरा है वो आईपीएस होता है। विदेश नीति के क्रियान्वयन में आईएफएस निर्णायक भूमिका निभाता है और अगर इन पदों पर समाज के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व नगण्य है तो निर्णयों में विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों की जो कमी है वो स्वाभाविक है। दोस्तों, ये जो बहस है, ये बहस केवल संख्या की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संस्थागत संतुलन की भी है। समर्थक कहते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा पूरी तरह मेरिट आधारित है और जो सफल होता है वही अधिकारी बनता है। और आलोचकों की बात करें तो वो जवाब देते हैं कि मेरिट की परिभाषा भी सामाजिक आर्थिक अवसरों से प्रभावित होती है। कौन महंगे कोचिंग संस्थानों तक पहुंच सकता है, किसे शुरुआती शिक्षा में बेहतर संसाधन मिले और किसके पास सामाजिक पूंजी है। जब एक युवा अधिकारी जैसे टीना डाबी सुर्खियों में आती हैं तो वो केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती है। टीना डाबी आपने नाम सुना होगा ना। ये सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती है बल्कि एक प्रतीक बन जाती है इस बात का कि वंचित समुदायों से भी लोग शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि ये अभी अपवाद ज्यादा है, सामान्य स्थिति नहीं। खाली पदों का मुद्दा भी कम गंभीर नहीं है। अगर हजारों पद रिक्त हैं तो क्या भर्ती प्रक्रिया भी धीमी है? क्या कैडर रिव्यू समय पर नहीं हो रहा है? क्या केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय की समस्या है? ये तमाम वो सवाल है जो खड़े होते हैं। और क्या इससे उन वर्गों को और नुकसान हो रहा है जो पहले से कम प्रतिनिधित्व में है? तो दोस्तों, समाधान क्या हो सकता है? पहला, नियमित और समयबद्ध भर्ती। दूसरा, प्रमोशन में पारदर्शिता और डेटा का जो सार्वजनिक प्रकटीकरण है वो जरूरी है। और तीसरा, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए शिक्षा और तैयारियों के अवसरों का विस्तार। और चौथा, संसद में इस विषय पर गंभीर गैर राजनीतिक बहस। तो दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता है, वो संस्थाओं के संतुलन से चलता है। अगर ब्यूरोक्रेसी समाज की विविधता को प्रतिबिंब नहीं करती तो नीति निर्माण का जो दृष्टिकोण है वो भी सीमित हो सकता है। और ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि संस्थागत सुधार की मांग है। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा को आप अगर हम अंतिम पड़ाव पर ले जाएं तो आखिरकार सवाल केवल इतना नहीं है कि कितने अधिकारी किस वर्ग से हैं। असली मुद्दा दोस्तों ये है, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा ये है कि क्या भारत की सर्वोच्च सेवाएं उस भारत की सामाजिक सच्चाई को दर्शाती हैं जिसके लिए वो काम करती हैं। और जब तक इस प्रश्न का ईमानदार उत्तर और ठोस सुधार सामने नहीं आते, तब तक जो ये बहस है वो जारी रहेगी और जारी रहनी भी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में आंकड़े केवल संख्या नहीं होते हैं, वो न्याय की दिशा भी तय करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।